इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इस मुल्क में कोरोना की, वो हम सब को उसका इल्म है। एक ही बात को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक जंगी कैफियत में मुब्तला हैं और इस वक्त पूरा मुल्क और बिलखुसूस सिंध, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस देखने को आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो लाएअमल तय किया था कोरोना वायरस से निमटने के लिए, जिसमें जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मज़दूर तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके रिलीफ के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह पहला फ़ेज़ उसका अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। 140 अरब रुपया 12,000 रुपये फ़ी कस की सूरत में ख़ानदानों तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी इस वक्त जो जंग की सूरत हाल का सामना है, वो अस्पतालों और आइसोलेशन कैंप्स के अंदर मौजूद है। जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और जेनिटोरियल स्टाफ, उनको प्रोटेक्ट करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे फील्ड हॉस्पिटल में जो कराची में कायम है, जिसमें तकरीबन 1100 बिस्तर, 1200 बेड का जो हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर के अंदर, इसमें हमने एक चीज़ की कोशिश की है कि कम से कम अपने सफाई सुथराई के साथ साथ हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है उसकी प्रोटेक्शन बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कुछ मुखय्यर हज़रात से बात करके बंदोबस्त किया है कुछ पीपीई सूट्स का, मास्क का, ग्लव्स का और उन चीज़ों का जो एसेंशियल्स हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजर्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जिसमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज हैं, जो हम अपने अस्पतालों में, दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों में करेंगे। तो सबसे पहले फ़ेज़ में मैंने अपने सिंध के दौरे में सिविल अस्पताल में ये पीपी सूट्स जाके दिए। उसके बाद कमिश्नर हैदराबाद के हवाले हमने एक वाफिर मिकदार इन सूट्स की और आज हम तकरीबन एक ट्रक लोड जो तकरीबन 3,000 सूट्स का बनता है, ये आपके सामने ये पीपी सूट्स रखे हैं, ये हम फील्ड अस्पताल के हवाले कर रहे हैं। हमने और ऑर्डर किए हैं मज़ीद सूट्स, जैसे जैसे आते जाएंगे हम इंशाअल्लाह इनके हवाले करते जाएंगे। हमने तकरीबन 30,000 सूट्स का हमने बंदोबस्त किया है या इससे ज़ायद का, जो हम मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपने पैरामेडिक स्टाफ को हम देते चले जाएंगे। आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस वक्त फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया है तरावी के हवाले से, वो तमाम उलमा ने उसको एक्सेप्ट किया है और जो कि एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर तमाम लोग अपने अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें तो वो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक होगा और वो बेहतर तरीक़ेकार होगा, ताकि लोगों को मज़ीद इस बला से, वबा से बचाया जा सके। मैंने ख़ुद इस साल गवर्नर हाउस में तरावी का एहतमाम किया था और उसको मैंने कैंसिल किया है। मैं भी अपने घर में ही जो नमाज तरावी की कोशिश करूँगा, जो कर सकता हूँ घर पे ही करूँगा। मेरी गुजारिश है तमाम उन लोगों से कि जो ज़ाहिर है कि रमज़ान का एक महीना ऐसा होता है, इसमें हम सारा साल इंतज़ार करते हैं कि ये बरकतों का महीना होगा और इसमें हम अपने रब से इसमें ताल्लुक़ इसका रखेंगे और उसके बाद वो बरकतें हमें देखने को भी नज़र आती हैं, अपने कारोबार की सूरत में, माल की सूरत में, जहाँ हम ज़कात देते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें नज़र आती है। हर चीज़ हमें बाबरकत नज़र आती है रमज़ान में। और ये एक रमज़ान ऐसा आया है अल्लाह की तरफ से कि जिसमें बरकत तो अल्लाह की इंशाअल्लाह, मुझे अपने रब पाक से की ज़ात से उम्मीद है कि वो अपनी बरकतों में इजाफ़ा करेगा, कमी नहीं करेगा। लेकिन वो लोग जो दुकानदार तबका है, जो पूरे साल रमज़ान का इंतज़ार करता है,
शायद उन्हें उस तरह की सेल्स या उनको उस तरह की जो कैश आमदनी उनकी होती है वो शायद उस तरह से ना हो। तो मेरी अपने तमाम ट्रेडर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सलोन वालों से, ज्वेलर्स से, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलें। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी वज़ीर आज़म वज़ा कर रहे हैं जो जल्द रिलीज़ करती जाएगी और वो पूरे मुल्क में तमाम सूबों की मशावरत के साथ बनाई जा रही है। तो स्मार्ट लॉकडाउन जैसे ही आपको मिलेगा इसकी पॉलिसी, इसमें आपको काफ़ी रिलीफ नज़र आएगा लोगों को अपनी ज़िंदगी में, जो एक मुकम्मल लॉकडाउन में नज़र नहीं आता। तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, थोड़ा सा साथ दें हुकूमत का, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, लोकल गवर्नमेंट हो या और कोई अथॉरिटी हो। इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं वो आप लोगों की सेफ्टी के हिसाब मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। तो मेरी ये आप सबसे दरख्वास्त है, और ख़ास तौर से एक और दरख्वास्त मैं आपके कैमरा के थ्रू करना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का चाँद देखने के बाद अपने रब के हुजूर हम सब को हाजिर होके एक दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से जान छुड़ा दे हमारी किसी तरह, और ख़ाली हमारी नहीं, आलम इस्लाम की बल्कि पूरी दुनिया की इस अजाब से जान छुड़ा दे। चाहे वो क्रिश्चियन ममालिक हो, वो मुसलमान ममालिक हो, या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम आलम इंसानियत की अल्लाह ताला इस मुसीबत से जान छुड़ाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मेहरबानी। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और यही सवाल को लेके वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया था कि मुकम्मल लॉकडाउन का मुतअम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता, उसके पीछे यही फ़िलासफ़ी थी कि जो रोज़ाना दिहाड़ीदार तबका है उसको आप बंद करके नहीं रख सकते महीना या 10 दिन या महीने से ज़्यादा। उसके घर में तो फाके शुरू हो जाएंगे, वो अगर बीमारी से ना मरा तो भूख से मर जाएगा। तो उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि बहुत जल्द सारी दुनिया इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने वाली है। हमने देखा है कि दुबई भी स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर अपनी प्लानिंग कर रहा है, दुबई खोलने की प्लानिंग कर रहा है। वहाँ पे मास्क को मैंडेटरी करार दिया जा रहा है। अभी मैं पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले कि जो उन्होंने प्लानिंग वो कर रहे हैं, ये दुनिया में ये शुरू होने वाला है, क्योंकि हमें अभी इस वायरस के साथ हम बता नहीं सकते कि ये 2 दिन का मेहमान है या ये हमारे साथ 6 महीने रहेगा। तो हमें इस वायरस के साथ अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करके जीना पड़ेगा, और ख़ास तौर से उन लोगों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो मज़दूर तबका है, जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया। देखिए, मैं कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है, ऐसे भी सही। आगे का तो पता है ना शेर आपको, नाम बदनाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। देखें, बात यह है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक इंतहाई ज़िम्मेदार जगह है, और किसी भी वज़ीर को इस तरह की बेवकूफ़ाना गुफ्तगू जो है, मैं कहूँगा, करने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं पूरा दयानतदारी से आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत अपने फ़ैसले कर रही है। चाहे उस फैसले से मुझे इत्तेफाक हो या ना हो, एक अलहदा बात है। मैं चीफ़ मिनिस्टर से फ़ोन उठा के अपने एतराज़ात उनको मैं बता देता हूँ। वो कई बार मेरी बात सुन भी लेते हैं, कई बार वो उसको कहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं, इसी तरह करेंगे। बट जब वो कर लेते हैं फ़ैसला, क्योंकि फ़ैसला करना उन्होंने है, मैंने नहीं करना, जब फैसला कर लेते हैं तो मैं उनके साथ चलता हूँ। मेरे पास जब ये आए थे ताजिर जिनका इल्ज़ाम मेरे सर डाला जा रहा है, ये मुझे कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं।
تو میں نے انہیں منع کیا کہ آپ بھوک ہڑتال پہ نہ جائیں، بلکہ آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایس او پی بنانے کی کوشش کریں کہ جس کے تحت آپ اپنی دکانیں مارکیٹیں کھول سکیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم وفاق کی طرف سے صوبائی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ وفاق جب کہے گا تو وہ کھولیں گے، تو کیا آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے؟ تو میں نے انہیں کہا میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن جب بھی سندھ حکومت کھولنا چاہے گی تو ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، وفاق نے فیصلہ کیا تھا مساجد کو آباد کرنے کا، کھولنے کا۔ آباد تو تھی مساجد، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن مساجد میں اجتماعات کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کا ایک لائحہ عمل طے کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ صوبے کو اتھارٹی دی گئی، تمام صوبوں کو، کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اگر وہ مناسب، جیسے جیسے حالات ہیں اس کے حساب سے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے مناسب سمجھیں۔ کل رات کو وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان، میں اور کچھ علماء حضرات سے ہماری یہ بات چیت بھی ہوئی، ہم نے ساری چیز کو، سچویشن کو ریویو کیا، اور پھر وزیر اعلیٰ نے اپنا فیصلہ یہ کیا کہ وہ، یعنی میری جو لاسٹ بات ان سے ہوئی، یہ آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، میں نے اپنی چیزیں ساری ان کو بتا کے کہا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، آپ جو فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو جس طرح کے بیان آتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ وزراء کو بھی اس وقت انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ بچکانہ حرکتیں کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو اور ورکنگ ریلیشن شپ خراب ہو۔ دیکھیے یہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے اس میں کوئی سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ نہیں بات ہو رہی کہ کون سچ بول رہا ہے یا کون جھوٹ بول رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آفت آئی ہے جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی، کم سے کم ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ تو اس کی کوئی مینول نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی اس کے پیج نمبر 294 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ہوگا اور پھر اس کو ایسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہر روز ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ آنے والے 15-20 دن میں یا مہینے میں یہ وبا پاکستان میں بڑھے گی یا کم ہوگی، لیکن ہر چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی اسپتالوں کی، آئسولیشن سینٹرز کی ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آؤٹ بریک بڑھی تو ہم اس کو ہینڈل کر پائیں، اور نہ بڑھی تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تیاری تو مکمل تھی۔ تو لہٰذا ہمیں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ پروسیجر ہے جو دنیا بھر میں اپنایا جا رہا ہے، اور اسی پروسیجر کو ساری دنیا کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھی اس میں سے چیزیں جو ڈویبل ہیں، جو پاکستان میں کی جا سکتی ہیں، انہیں اپنایا جا رہا ہے۔ آج جو بات ہوئی کہ ہوم ڈیلیوری سسٹم کو کھول دیا جا رہا ہے، یہ بہت خوشائند بات ہے۔ یہ میں کب سے اس پہ بحث کر رہا ہوں کہ ہوم ڈیلیوری سسٹم کو کھولنا چاہیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ 20-25% تو کاروبار زندگی چلے، لوگوں کا کچھ تو آمدنی ان کے پاس آئے۔ لیکن شکر ہے کہ یہ کھل گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں اس کو ریویو کر کے اس کی ٹائمنگ بھی اس کو بڑھائی جائے گی اس میں۔ دیکھیے جو اس وقت امریکہ میں ہو رہا ہے یا جو اٹلی میں ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا میں نہیں ہو رہا اس طرح۔ دنیا میں افیکٹ ہوا ہے، لیکن ہم کچھ ملکوں کے نام لے سکتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، جس میں سے امریکہ سر فہرست اس وقت نظر آ رہا ہے، اٹلی نظر آ رہا ہے، چائنا نے بڑا سفر کیا اس سے، ایران نے بہت زیادہ ہٹ ہوا ایران کو۔ پاکستان کو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ہم لے جائیں گے تو جو
जो लोग भूख और अफलास से मरेंगे खुदा न खास्ता, उनका क्या करेंगे? तो लिहाजा हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। जहाँ पे ले ऑफ्स होंगे, अगर पाकिस्तान में मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था कि 4 इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन चारों के दरमियान जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ उनके पास थे, लेबर जो थी वो तकरीबन 2.5 लाख थी, और वो बंद करने जा रहे थे कि हम बंद करने जा रहे हैं और हम अपनी लेबर को निकाल रहे हैं। तो अगर 4 इंडस्ट्रीज़ में से 2.5 लाख लोग निकल जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे लोग बेचारे, इनका क्या होगा? तो हमें अपने हर तबके की फ़िक्र करनी है। अमेरिका में कच्ची बस्तियां नहीं हैं, यूरोप में कच्ची बस्तियां नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं। तो हमें उन कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की भी उतनी फ़िक्र करनी है जितनी DHA में रहने वाले लोगों की फ़िक्र करनी है। थैंक यू।